So dear students, good morning. क्या आप लोगों ने सेकेंड वीडियो देखा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की? अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सेकेंड वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आगे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने की प्रक्रिया में काफ़ी तकलीफ होगा, काफ़ी मुश्किल होगा। तो ये सेकेंड लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है चार्ज पॉइंट ऑफ व्यू से, चार्ज के समझने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप पहले उसको देखें, एक बार, दो बार, तीन बार, आपको जितनी बार मन करे आप उतनी बार देखें। लेकिन उसमें जितनी बातें बताई गई हैं वो बहुत अच्छे से आप समझें और उसमें एक एक बात जो लिखाई गई है वो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। आप देखिएगा इस पूरी प्रक्रिया में हम यहाँ आपके लिए ऐसा वीडियो बना ही रहे हैं कि आप एक एक बात अच्छे से समझ सके और जितनी आपकी कॉपी में नोट होनी चाहिए वो पूरा का पूरा दर्ज हो सके। क्योंकि हमने बताया है आफ्टर एंड ऑल आपकी कॉपी ही आपके रिवीजन में लास्ट एग्जाम के समय काम आएगा। अगर आपकी कॉपी परफेक्ट बनी रहेगी तो आप अच्छे से रिवीजन करके आप एग्जाम को तैयार कर सकते हो। तो वो बातें बस मेयरली वीडियो को एक फिल्म के रूप में मत देखिए, पढ़ने के रूप में इसको इस्तेमाल कीजिए। ठीक है? तो हमें आशा है कि आप जो है वो ऐसा ही कर रहे होंगे। तो आज की हम क्लास जो है वो कुछ एक बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास भी आपकी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग कुछ एक apparatus सीखेंगे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। उसके बाद हम कुछ अर्थिंग प्रक्रिया को समझेंगे और फिर चार्जिंग की प्रक्रिया को उसके बाद समझेंगे। तो ठीक है, पहले हम कुछ सवाल को डिस्कस कर लेते हैं और हम पहले सवाल लिख लेते हैं। यह है पहला सवाल। यूनिट के आधार पर हमने पूछा है कि एक चार्ज की इनमें से कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट है। आप वीडियो को पॉज करें और अपने दिमाग से सोचें कि इसके क्या जवाब हो सकते हैं, चाहे गलत या सही। आपका दिमाग जो आंसर दे आप पहले उसको समझ के रख लीजिए और तब मेरा जो है आंसर देखिए। ESU ऑफ चार्ज जो है, ये जो पहला है, ये CGS यूनिट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम। पहले बहुत सारे यूनिट सिस्टम हुआ करते थे। EMU जो ऑफ चार्ज है ना, ये भी CGS यूनिट है ना, और ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम। और एम्पियर आवर जो है ये प्रैक्टिकल है, आपके प्रैक्टिकल यूनिट है। और ये जो फराडे है ये भी प्रैक्टिकल यूनिट है, ये भी प्रैक्टिकल यूनिट है। तो आप ये बात समझ लें, जो हम लोगों ने ये सभी यूनिट की चर्चा लास्ट क्लास में की थी उसमें से आपका जवाब जो है वो होगा एक C और एक होगा A। ये नहीं होगा क्योंकि ये दोनों जो है वो CGS सिस्टम है। अगर हम यहाँ एम्पियर सेकेंड देते तो वो भी आंसर नहीं होता क्योंकि वो SI यूनिट हो जाता। ठीक है? कूलम लिखते अगर तो वो भी आंसर नहीं होता क्योंकि कूलम भी SI यूनिट हो जाता। लेकिन हमसे प्रैक्टिकल यूनिट पूछता है तो वो हम लोग ये दो प्रकार का इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल में। पहले हम सवाल लिख लेते हैं। तो ये है आपके सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम। पहले आप इसके वीडियो को पॉज करें, सवाल को उतार लें और पहले अपना दिमाग लगाकर इसको पूरी तरह से बनाने का प्रयास करें और फिर इसके बाद सॉल्यूशन को देखें। प्रश्न बहुत ही सिंपल है।
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। बातें समझ में आ रहा? कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस हो, इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस माने कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हो जिनकी टोटल चार्ज जो है वो 1 कूलम हो जाए। तो कैसे निकालेंगे? तो मान लेते हैं लेट n बी दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनके n संख्या है और इनके टोटल चार्ज का मान 1 कूलम हो जाएगा। तो n गुना E ये हो गए उनके चार्ज ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि n गुना E ये बराबर, ये जो चार्ज ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होने चाहिए? 1 कूलम के। ये बराबर होगा 1 कूलम। तो आप यहां से n इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 बराबर हो जाएगा 1 कूलम। और यहां से आप n का मान निकाल सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19। आप इसको भाग दीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा, जरा कैलकुलेट करके देखिए। तो कितना है? 0.625 × 10⁻⁻, ऊपर जाएगा तो +90। तो भाग देने के बाद इतना आया। इसको हम भी लिख सकते हैं 6.25 × 10⁻18। इतनी संख्या में 10⁻18, इतनी संख्या में जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जमा होंगे एक जगह पर, तब 1 कूलम चार्ज का निर्माण होगा। इस तरह से हम बात को करेंगे। अब 2 कूलम बनाना है तो इसी तरह 2 गुना कर देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हम पहले सवाल को उतार लेते हैं। तो यह है आपके सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इस सवाल का कहना है कि एक कप पानी है, एक कप है, ये मान लीजिए ये कप है, इस कप में पानी भरा हुआ है और कितना पानी है? 250 ग्राम का। तो पानी जो 250 ग्राम का है इसमें, तो उसमें कितनी संख्या में पॉजिटिव चार्ज है और कितनी संख्या में नेगेटिव चार्ज है ना। तो ये सवाल है, कैसे निकालेंगे? तो पॉजिटिव चार्ज, पानी का पॉजिटिव चार्ज भाई हम कैसे निकालेंगे, नेगेटिव चार्ज कैसे निकालेंगे? तो सुनो, हमने लास्ट क्लास में बहुत बार बोला है कि कोई भी बॉडी जो अभी हम न्यूट्रल कहते हैं, इसका मतलब नहीं कि उसके पास चार्ज नहीं है। उसके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन के रूप में, प्रोटॉन के रूप में, बहुत सारे चार्जेस हैं। लेकिन जितनी संख्या में प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन और जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों का मान बराबर है। इसलिए उस बॉडी की नेट चार्ज 0 हो जाती है और हम बॉडी को न्यूट्रल कहते हैं। तो न्यूट्रल का मतलब नहीं कि उसमें चार्जेस नहीं है, चार्जेस है। तो यहां पर जो पूछता है कि कितने पॉजिटिव है और कितने नेगेटिव चार्ज है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो भाई हम क्या करेंगे कि इस 250 ग्राम पानी के अंदर कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और उस इलेक्ट्रॉन की कितनी चार्ज टोटल होंगी, तो हो जाएगा उसका नेगेटिव चार्ज। और फिर कितनी संख्या में इसके भीतर प्रोटॉन्स हैं 250 ग्राम पानी में, तो टोटल प्रोटॉन्स की संख्या निकल जाएगी, तो उसका फिर हम चार्ज निकाल लेंगे। और कंसीडर कर लेते हैं कि 250 ग्राम ये कप ऑफ वाटर है वो न्यूट्रल है, तो इसका मतलब टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के मान
समान। तो ये तो हो गई बातें समझने की, ठीक है। प्रश्न मेरा ये है कि हम कैसे निकालेंगे इसके भीतर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और टोटल कितने प्रोटॉन्स हैं। तो देखो, अगर हम पानी की बात करें, वाटर, जिसको आप H2O बोलते हो, तो इसका अगर हम मोलिकुलर वेट आपसे पूछें, मोलिकुलर मास, इसको हम पूरा लिखते हैं ना, मोलिकुलर मास कितना होता है मालूम है पानी का? तो ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो 1 और हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन हो गया 16, मिलके हो गया 18। जो केमिस्ट्री में आप लोग निकालते हैं ना मोलिकुलर वेट, तो हम यहाँ पर उसी को निकाले हैं और मोलिकुलर मास बोले हैं, ठीक है। ये है मोलिकुलर मास ऑफ वाटर 18। तो 18 ये इसका यूनिट क्या होता है मालूम है? 18 क्या है? केजी, ग्राम, मिलीमीटर, मिली केजी क्या? तो ये होता है ग्राम हमेशा। तो कितने मोल होंगे? ये जो 250 ग्राम पानी में टोटल कितने पानी के मोल होंगे? नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकाल लेते हैं वाटर का, तो आप जानते हैं मास बाई मोलिकुलर मास। तो मास हो गया 250 ग्राम और मोलिकुलर मास हो गया 18। तो भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? चलो अभी हम भाग नहीं देते हैं, अभी हम रहने देते हैं, लास्ट में देखेंगे, कुछ समझेंगे। ये हो गए टोटल मोल्स। अच्छा, एक बात और जानते होंगे कि एक मोल में कितने मोलिकुल्स होते हैं? एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो इतने मोल में कितने मोलिकुल्स होंगे, है ना? तो नंबर ऑफ वाटर मोलिकुल्स, नंबर ऑफ वाटर मोलिकुल्स इन 250 ग्राम वाटर हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स जितने हैं इनटू एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। इतने नंबर ऑफ मोलिकुल्स हो गए हैं। अब प्रश्न उठता है कि एक मोलिकुल में कितने इलेक्ट्रॉन है? पानी के अगर हम एक मोलिकुल ले लें, तो इस एक मोलिकुल में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है या कितने प्रोटॉन की संख्या? अगर दोनों में से कोई एक निकल जाए तो उसी के बराबर दूसरा होगा, ठीक है ना। तो हम चलो प्रोटॉन की बात करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो ये देखो, इन वन मोलिकुल पानी की ऑफ वाटर ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? देखो, हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन तुम देख रहे हो, दिख रहा है, तो इसको अगर हम ऐसे लिखें HOH ऐसे लिख देते हैं, तो इस हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है? एक हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एक है। प्रोटॉन अगर पूछा जाए प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो इस हाइड्रोजन में एक है, इस हाइड्रोजन में भी एक है। हाइड्रोजन जानते हैं ना, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होते हैं और एक ही इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। और इस ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन है मालूम है? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। तो 8 अगर एटॉमिक नंबर है, तो इसका मतलब उसके न्यूक्लियस में 8 ही प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन की संख्या 8। टोटल प्रोटॉन कितने हो गए? तो टोटल प्रोटॉन्स हो गए एक मोलिक्यूल ऑफ वाटर में 10 प्रोटॉन। ये हमने तो साइड में एक डायग्राम बना के कैलकुलेट किया है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या जो है वो 10 हो गया एक पानी के मोलिक्यूल। और ऐसा कितना मोलिक्यूल है? इतना मोलिक्यूल है। तो अब यहां से हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं।
टोटल इलेक्ट्रॉन्स, या प्रोटॉन भी कह सकते हैं। कितना मान होगा? तो इतने संख्या में मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है, तो 10 ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 250/18 इंटू 6.023 10⁻23 इंटू 10। ठीक है, तो इतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये समझ लीजिएगा, या इतनी संख्या में प्रोटॉन्स है, ये समझ लीजिएगा। तो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे बोलेंगे? टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव अगर चार्ज हमसे पूछा जाए तो हम इस बात का जवाब कैसे देंगे, बोलो? तो 250/18 इंटू 6.023 10⁻23 इंटू 10 इंटू, ये तो हुआ इतना संख्या इलेक्ट्रॉन का, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। तो इनको आप अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इसका आंसर निकल जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, देखो तो कितना मान आता है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका मान आ जाएगा 1.338 इंटू 10⁻7 कूलम। तो इसका मान जाएगा 1.338 इंटू 10⁻7। ठीक है, तो ये सवाल है। तो इसी तरह आपको कोई भी सब्सटेंस आपको दे दिया जाए, उसकी मात्रा दे दिया जाए 50 ग्राम 100 ग्राम, और पूछा जाए कि उसमें टोटल कितने पॉजिटिव चार्ज हैं या टोटल कितने नेगेटिव चार्ज हैं, या उसके टोटल भीतर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या उसके कितने प्रोटॉन्स हैं, तो ये सारी बातें आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे, एक सवाल और देखते हैं। तो ये है आपके सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में कहता है कि एक बॉडी है, उस बॉडी में हम प्रति सेकंड 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स को डाल रहे हैं। मान लीजिए ये कोई एक बॉडी है, इस बॉडी में हम प्रति सेकंड 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स लगातार डाल रहे हैं। आपको तो मालूम है कि अगर ये बॉडी शुरुआत में न्यूट्रल है और इसमें हम बाहर से इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये चार्ज होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन डालेंगे उसी के बराबर का चार्ज होगा। तो एक सेकंड में अगर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स डाला जाए इस तरह के बॉडी में, तो कितने देर बाद इस बॉडी का चार्ज 1 कूलम हो जाएगा? दैट इज द क्वेश्चन। ये आप कैसे निकालेंगे? वीडियो पॉज करें और इस सवाल को बनाने का प्रयास करें। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा दिमाग लगाइए, टाइम कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए हम बताते हैं। आपको दिया हुआ है एवरी सेकेंड 10⁻9 इलेक्ट्रॉन। 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 इतना चार्ज हो गया। चार्ज ये दिया जा रहा है किस सेकंड में? 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड। तो इतना 1 कूलम चार्ज देने में कितना देर लग जाएगा? कूलम चार्ज करने में 1/10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 सेकंड लग जाएगा। यूनिटरी मेथड से हम लगा रहे हैं, देख रहे हैं। तो आप इसको थोड़ा कैलकुलेट कीजिए और थोड़ा बताइए कि क्या इसके रिजल्ट आते हैं। तो क्या रिजल्ट आया? तो इसके रिजल्ट आएंगे कैलकुलेट करने के बाद 6.25, ये 1/1.6 करते हैं ना, तो वो 6.25 आता है, इंटू 10⁻18 है ना, ये 18 हो जाता है और ये प्लस 19 है, तो कितना हो गया? 9 हो जाएगा, 9 सेकेंड है। तो इतना सेकेंड हुआ।
ये बहुत छोटा समय नहीं है। ये सेकंड में तो चलो ठीक है दिख रहा है, लेकिन ये बहुत बहुत बड़ा समय है। अगर हम इसको सेकंड को आवर में बदल दें, तो आवर में सेकंड को मिनट में बदल दें तो 60 से भाग देना होगा, तो मिनट में तो बन जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। चलो आवर में बदल दें, आवर में तो बदल जाएगा, फिर भी कोई ज्यादा असर नहीं होगा। दिन में बदल दें तो दिन में भी बदल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा, ये 10⁹ दिख रहा है ना, दिन में भी बदल दिया। ईयर में बदल देते हैं, 365 से भाग दे देते हैं, तब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। थोड़ा आप इसको कैलकुलेट करके देखो, तो आएगा अप्रोक्सीमेटली 198.18 ईयर्स। दिख रहा है, 198 साल लगेगा, आदमी भी इतना साल नहीं जीता है। तो इस तरह से हम मैंने 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स की बातें सुनने में तो बहुत बहुत बड़ा लगता है, लेकिन चार्ज की मात्रा बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बहुत छोटा चार्ज है। और 1 कूलम चार्ज एक्वायर करने में इस तरह के दर से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे तो कितना साल लग जाएगा। है तो दो बातें कह सकते हैं। वैसे तो 1 कूलम चार्ज अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट है चार्ज का, बहुत छोटा नहीं है। हालांकि इससे भी बड़ा यूनिट हम लोगों ने पढ़ रखा है चार्ज का, लेकिन 1 कूलम स्टिल जो है एक बड़ा यूनिट होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम अगर लिख देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके 1 कूलम की यूनिट को छोटा दर्शाने के लिए हम लोग इसके साथ, अब चूंकि ऐसा यूनिट तो कूलम ही है, तो इसका यूनिट तो कूलम में ही रहना है, तो हम कूलम में ही रख के कुछ प्रीफिक्स लगाकर इसके वैल्यू को छोटा इस्तेमाल करते हैं। तो इन जनरल some prefixes are used to represent a charge in coulomb. हालांकि कूलम ही इसका ऐसा यूनिट है, याद रखिएगा, तो हमें कूलम में ही बोलना है, लेकिन चूंकि कूलम अभी अभी आप देखें बहुत बड़ा चार्ज की यूनिट मान हो जाती है ना, तो हम इसको छोटा करके प्रीफिक्स लगाकर छोटा करते हैं। क्या क्या प्रीफिक्स लगा सकते हैं, तो हम यूज करते हैं, जैसे मान लो माइक्रो यूज करते हैं, तो 1 माइक्रो कूलम, ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है। लेकिन और भी यूनिट है जो इसके साथ यूज हो सकते हैं। 1 नैनो कूलम, ये भी यूज होते हैं, 9 कूलम। पिको कूलम भी यूज होते हैं, एनसीईआरटी में आपको सवाल पिको के साथ भी मिलेंगे। मिली कूलम भी होते हैं, कुछ एक सवाल में मिली कूलम भी मिलेंगे। मिली माने 10⁻⁻3। तो इस तरह के है ना, हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में ये सारे प्रीफिक्सेस सफिक्सेस पढ़ते हैं। तो इस तरह के कुछ हम प्रीफिक्स लगाकर चार्ज के जो यूनिट है, कूलम की जो वैल्यू है, उसको हम कम करके दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। चलिए देखते हैं ये क्या होता है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, आजकल कुत्ते जो हैं काफी भौंक रहे हैं इस पर। पहले क्या है कि उनको कहीं कहीं से खाना मिल जाया करता था, सारे होटल वगैरह बंद है, तो ये लोग भी छटपटा रहे हैं। पूरा नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये इंस्ट्रूमेंट चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी बॉडी में चार्ज है या चार्ज नहीं है, और चार्ज है तो उसकी मात्रा, अप्रोक्सीमेट मात्रा
एग्जैक्ट तो नहीं, तो अप्रोक्सीमेट मात्रा हम उसका पता लगाते हैं। और ये एक बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है, गोल्ड लीफ इंस्ट्रूमेंट। हम इसको पहले बना देते हैं, उसके बाद आप देखिए इसमें क्या होता है कि एक शीशा का चेंबर होता है, एक बोतल की तरह समझ लीजिए कि शीशा का एक बोतल है, और इस बोतल में एक ये मुहाना है, यहाँ पर ये एक मुहाना हुआ, और इसमें हम एक छेद कर देते हैं, और इस जो छेद किए हैं इसमें हम एक दूसरा कॉपर या कोई एक कंडक्टर तार को हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं, और उसी कॉपर तार का ही एक यहाँ पर ऊपर में कैप लगा के रखते हैं। दिस इज कैप ओवर दी, ये कॉपर का है ये। और इसके नीचे, ये जो नीचे है यहाँ पर हम सोना का, तो ऐसा करते हैं कॉपर का कलर जो है हम अलग ले लेते हैं। कॉपर का कलर हम क्या ले लें, रेड ले लेते हैं। ये रेड हो गया, ये कॉपर का तार हो गया, और ये जो है आपका कॉपर का वायर हो गया। और एक नीचे में, यहाँ पर नीचे में बहुत बहुत महीन, बहुत पतला पत्ता, किसका, वो सोने का, गोल्ड, एक पत्ता जो है यहाँ पर एक प्लेट के रूप में यहाँ पर हम लटका देते हैं ऐसे। ये लीफ है, इसको हम बोलते हैं लीफ, ठीक है, ये लीफ है। और ये यहाँ पर ये पत्ता जुड़ा रहता है, हल्का सा भी बहाव किसी भी तरह का आया तो ये लीफ जो है वो या तो ये जो लीफ है या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, ये लीफ या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है। ये लीफ आराम से डाइवर्ज कर सकता है, अगर हम उसमें किसी तरह का व्यवस्था दे दे डाइवर्ज करने का, तो डाइवर्ज कर सकता है। तो ये है, ये ग्लास बोतल मान लीजिए, ये आपकी ग्लास बोतल हो गई, ग्लास बोतल। और ये जो है आपका बीच में, और ये जो गया है ये आपका कॉपर वायर है, कॉपर वायर है। और इसके ऊपर में ये कॉपर का ही हम कैप लगा देते हैं। कोई मेटल का आपको यूज करना है, फंक्शन समझ लीजिए, अपनी दिमाग काम करेगा कि ये कैसा होना चाहिए। और ये जो तुम देख रहे हो, ये है आपका एक ये और एक इधर से, ये दोनों जो है वो गोल्ड लीफ है, गोल्ड लीफ, LEAF। क्या करते हैं, कभी कभी हम एक साइड कॉपर का भी लीफ रखते हैं, दूसरा साइड गोल्ड का लीफ रखते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। दोनों हम गोल्ड का भी ले सकते हैं, या नहीं तो गोल्ड है, सॉरी यहाँ पर गोल्ड है, ये गोल्ड है, गोल्ड लीफ है। तो हम एक गोल्ड लीफ, एक गोल्ड का पत्ता और एक कॉपर का पत्ता भी ले सकते हैं, या नहीं तो दोनों हम जो है वो गोल्ड लीफ लेते हैं। हाईली कंडक्टिंग होता है गोल्ड लीफ, याद रखिएगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट से हम जो है चार्ज को डिटेक्ट करते हैं। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट दी चार्ज। ठीक है, ये कैसे डिटेक्ट करता है, इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करो। कई तरीका से हम बाय यूजिंग प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एंड इंडक्शन। अभी हम कंडक्शन और इंडक्शन की क्या प्रक्रिया होती है इसको हम आपको बताएंगे, लेकिन आप ये इस बात समझ सकते हैं, आप इसको देखिए ध्यान। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक रॉड है, और इस रॉड में कुछ भी चार्ज है, पता नहीं चार्ज है कि नहीं है, हमको डिटेक्ट करना है चार्ज है कि नहीं है। तो मान लेते हैं इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इस पॉजिटिव चार्ज को इस लीफ के साथ सटा भी सकते हैं और उसके बहुत बहुत करीब लाकर रख भी सकते हैं। तो अगर हम सटा देंगे तो क्या होगा,
तो अगर हम सटा देंगे तो चार्ज का फ्लो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये शुरुआत में अनचार्ज है लीफ जो है, ये जो कॉपर कैप है ये वायर नहीं है। देखिए यहाँ पर ये कॉपर का कैप है, जो कैप, ठीक है। तो ये जो कॉपर का कैप है ऊपर में जो कॉपर का कैप है, ये कॉपर का जो आपका कैप हुआ, ये अभी न्यूट्रल है। तो ये पूरा तार जो है ये भी पूरा न्यूट्रल है, और ये जो नीचे में दो ठो जो गोल्ड लीफ है वो भी सभी न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का मतलब चार्ज जीरो, पोटेंशियल जीरो, और इसके पास चार्ज है तो इसमें पोटेंशियल है। तो इसके पोटेंशियल जीरो है और इसके पोटेंशियल कुछ ना कुछ है। तो अगर हम सटा देंगे तो क्या होगा, तो डिफरेंट पोटेंशियल वाले दो बॉडी को अगर हम सटा देते हैं तो चार्ज का फ्लो होता है ताकि उसके पोटेंशियल समान हो सके। तो हम जब हम इसके साथ सटा देंगे तो इसके चार्ज जो है, इसके जो चार्ज है वो चार्ज सटाने के बाद ये चार्ज अगर हम इसको सटा देंगे, इसके चार्ज हम यहाँ भी खींच के ले जाते हैं, अगर हम सटा देंगे तो ये जो ऊपर वाला प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा जो तार है वो भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि सारे के पोटेंशियल समान होंगे। और ये भी जो आपका लीफ है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये भी जो लीफ है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और ये दोनों लीफ जब पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे तो क्या होंगे, ये जो लीफ है आपस में एक दूसरे से डाइवर्ज कर जाएगा, है ना। तो ये जो लीफ है इस तरह से वो डाइवर्ज कर जाएगा, और डाइवर्ज लीफ में होना ये प्रूव हो जाता है कि इस रॉड में चार्ज है, ये जो रॉड है वो चार्ज है, चार्ज रॉड। ये तो हुआ एक प्रक्रिया जिसमें हमने क्या यूज किया है, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या है कि हम एक रॉड को ले आए, उसको हम कॉपर के कैप से जस्ट हटा दिए, टच करा दिए, टच कराने से रॉड के चार्ज जो है वो कैप में चले गए, और इस कॉपर वायर के माध्यम से वो चार्ज चल करके वो लीफ में आ गए, और दोनों लीफ में पॉजिटिव चार्ज या दोनों लीफ में समान चार्ज जाएगा, और आपस में सिमिलर चार्ज जाएगा, और आपस में दोनों रिपेल कर लेंगे, और आपस में ये जो लीफ है वो डाइवर्ज हो जाएंगे। और डाइवर्ज हो जाना ये साबित करता है कि इस रॉड में चार्ज था, तो इस तरह से डिटेक्ट हो जाएगा। अगर रॉड में चार्ज नहीं होगा, क्योंकि वो तो दिखाई नहीं देता है ना, ऐसा नहीं है कि चार्ज है कि नहीं है देख लो तो पता चल जाएगा, वो नहीं दिखाई देता है। तो इस तरह से हम इनडायरेक्ट व्यू करके इसका हम डिटेक्शन करते हैं। तो अगर ये रॉड में चार्ज नहीं होगा तो सटाने के बावजूद भी इसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा, तो ये लिफ्ट में नहीं आएगा, तो डाइवर्ज नहीं होगा, जैसा वैसे था वैसे ही रहेगा। अब हम यहाँ पर ये अभी हमने जो प्रोसेस तैयार किया है वो है कंडक्शन, ठीक है। अगर हम इंडक्शन की प्रक्रिया में इससे हम डिटेक्ट करते तो क्या करते, तो इंडक्शन अगर हम करते तो हम इसको सटाते नहीं, है ना, इसके हम बहुत करीब लाके ये रॉड को रखते हैं। हम एक और फिगर बनाते हैं, अभी हम यहाँ पर डिटेक्ट कर रहे हैं बाई कंडक्शन। अब ये जो डायग्राम तुम देख रहे हो, ये डायग्राम में डिटेक्ट हुआ है, डिटेक्ट, है ना, ऑफ चार्ज बाई कंडक्शन। कंडक्शन से अभी चार्ज को हमने डिटेक्ट किया है। अभी हम एक और डायग्राम बनाते हैं, और इस डायग्राम से आपको हम इंडक्शन से कैसे चार्ज को शो करते हैं उसको दिखाते हैं। एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं, उसी तरह का आपका बोतल होगा, है ना, शीशा का। शीशा का क्यों, ताकि वो ट्रांसपेरेंट होता है, आप बाहर से देख सको। ये हम जो है मुहाना बनाते हैं, ये जो हम मुहाना बनाते हैं उसको एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के कैप से, कॉर्क से हम इसको ढक देते हैं, बंद कर देते हैं, छेद कर देते हैं यहाँ पर, ताकि कॉपर का जो तार है वो इस पार से उस पार जा सके। इस तार के ऊपर जो है, तार के ऊपर एक कॉपर का ही कैप है, डिस्क नाम का है, ये समझ लीजिए एक प्रकार का डिस्क है ऊपर में, और नीचे में जो है वो आपका गोल्ड लीफ है जो इस तरह से लटका हुआ है। अभी
इस तरह से डाइवर्ज अभी नहीं किए हुए, बस यूं ही लटका हुआ है, जैसे हाथ झूला रहता है उसी तरह से ये पत्ता जो है झूला हुआ है जस्ट। अब हम क्या करते हैं, इसके बगल में बहुत करीब में हम एक कोई भी चार्ज आप ला कर रख दो, नेगेटिव, चलो मान लो कि हम यहाँ पर इसके बगल में चार्ज को ला करके रख दिए, बहुत निगेटिव चार्ज ला कर, इसमें निगेटिव चार्ज है, सटाएंगे नहीं, सटाएंगे तो कंडक्शन हो जाएगा, सटाएंगे नहीं। तब ऐसा स्थिति में क्या होगा कि अगर हम माइनस क्यू चार्ज को इसके बहुत करीब ला के रखेंगे तो इस ऊपर वाले सतह में एक चार्ज आपका एपियर होगा माइनस क्यू प्लस क्यू, और यहां पर आपके एपियर होंगे, नीचे में एपियर होंगे माइनस क्यू। देखो याद होगा हमने थोड़ा देर पहले बताया, ये पिछले क्लास में बताया था कि इंडक्शन में कि अगर कोई कंडक्टर है, याद कीजिएगा यहाँ, अगर कोई ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के केस में अगर हम बगल में कोई भी चार्ज को लाकर रख देंगे, इसके पास अगर चार्ज है प्लस क्यू, तो ये अपने नियर बाई सतह पर कंडक्टर के यहाँ पर चार्ज जमा करता है माइनस क्यू, और इसके फर्दर सतह पे ये चार्ज जमा करता है प्लस क्यू। और कंडक्टर में ये दोनों को हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज बोले थे पिछले क्लास में, जो आप क्लास देखिए, ये दोनों को हम इंड्यूस्ड चार्ज बोले थे। और कंडक्टर के केस में इंड्यूस्ड चार्ज का मान और इंड्यूसिंग चार्ज का मान आपस में बराबर होता है। ये दोनों जो इंड्यूस्ड चार्ज हम लोग का था, ये दोनों इंड्यूस्ड चार्ज था, वो इंड्यूस्ड चार्ज का जो मान है वो इंड्यूसिंग चार्ज के ही बराबर होता है, ये समझ लीजिए, ये इंड्यूसिंग चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ जो कॉपर हमने लिया है वो तो कंडक्टर है, इस बात का डिटेलिंग आप पिछले क्लास के वीडियो को रेफर कर लीजिएगा, ये हमने जो भी बताया है साइड में। तो यहाँ पर देखिए वही बात हो रहा है कि अगर हम इसके बगल में माइनस क्यू रखेंगे तो इसके नियर बाई सतह पर होगा प्लस क्यू चार्ज और फर्दर एंड पर होगा माइनस क्यू चार्ज, और ये माइनस क्यू पहुंच जाएंगे इन दोनों पे माइनस क्यू पहुंच जाएंगे। और जब दोनों पे माइनस क्यू बंटवारा हो जाएगा, माइनस क्यू बाई टू और माइनस क्यू बाई टू दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा, अगर लीफ का साइज समान है तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा। और जब इसमें माइनस हो गए और इसमें भी माइनस हो गए तब क्या होगा, तो आपस में ये दोनों फिर एक दूसरे को रिपेल कर देगा, ये इधर भाग जाएगा और ये इधर भाग जाएगा, और इस तरह से जो ये लीफ है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। तो डाइवर्जेंस का, लीफ में डाइवर्जेंस का इंडिकेशन ये रिप्रेजेंट करता है कि उससे ऊपर वाले जो डिस्क है, कॉपर के जो कैप है, डिस्क है, उसके बगल में या तो कोई चार्ज रखा गया है या उससे कोई चार्ज को सटाया गया है। तो इस तरह से हम चार्ज को डिटेक्ट कर लेते हैं, और ये डिटेक्शन जो है वो लीफ के डाइवर्जेंस से पता चलता है। इसको हम जस्ट लिख देते हैं, ये जो लीफ है नीचे में, उसमें डाइवर्जेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज रॉड में ये इंडिकेट करेगा। द डाइवर्जेंस in the leaf represents the charge in the rod, charge in the rod, ठीक है। तो जितना ज्यादा डाइवर्जेंस होगा उतना ही ज्यादा चार्ज होगा, चार्ज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डाइवर्जेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही सिंपल सा, जिससे कि हम चार्ज को डिटेक्ट कर लेते हैं कि किसमें चार्ज है और किसमें चार्ज नहीं है। यह है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब हम थोड़ी सी बातें आपको अर्थिंग के बारे में बताते हैं।
अर्थिंग या इसी को आप ग्राउंडिंग भी कह सकते हो। ग्राउंडिंग देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में या नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैट में भी इसके जो सिंबल हैं कुछ इस तरह से मिलेंगे आपको, इस तरह से ऐसे सिंबल आपको मिलेगा। ये प्रक्रिया अर्थ है। ये आपका जो नीचे वाला जो डैश डैश देख रहे हैं ये अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग की जो धरती होती है वो एक गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। आवर अर्थ बिहेव्स एज ए गुड कंडक्टर। और अगर ये गुड कंडक्टर है तो इसका मतलब हुआ कि इसमें बहुत बहुत मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसा ये कंडक्टर है तो कंडक्टर का तो यही प्रॉपर्टी है। एंड हेंस इट हैज enormous amount of free electrons। इसमें enormous amount में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि ये गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की भरमार होती है जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी होता है जिसके वजह से कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। ये सारी बातें तो हम जानते हैं। तो ये धरती जो है वो कंडक्टर है। धरती के सतह पर चार्ज रहता है। हालांकि इसकी मान बहुत बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन इसके सतह पर चार्ज होता है। द चार्ज, या ऐसे कह सकते हैं इसको, द सरफेस चार्ज डेंसिटी on the earth is about 1 nanocoulomb per meter square। धरती के सतह पर चार्ज रहते हैं और उसकी जो मात्रा होती है वह 1 नैनोकूलम। नैनो मतलब 10 to the power -9। अब इस चार्ज की वजह से जो है ना धरती में एक कांस्टेंट पोटेंशियल रहता है। धरती का पोटेंशियल एग्जैक्टली जीरो नहीं होता, और इस चार्ज की वजह से इसके जो धरती के पोटेंशियल जो है एक मात्रा में रहते हैं और वो जनरली कांस्टेंट रहते हैं। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन अर्थ इज अबाउट दिस, एंड हेंस a constant potential V is maintained by earth। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं फॉर प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि ये चार्ज बहुत बहुत कम है और इसके जो पोटेंशियल के मान भी जो हमने यहाँ भी के रूप में रिप्रेजेंट किया है, ये भी बहुत बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा भी नहीं होता। तो हम लोग कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए, अपने कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए क्या करते हैं कि धरती को हम एक न्यूट्रल के रूप में कंसीडर कर लेते हैं और फिर उस केस में उसकी पोटेंशियल को हम जीरो कंसीडर कर लेते हैं। फॉर practical calculation we consider the earth as a neutral body। धरती को हम एक न्यूट्रल बॉडी के रूप में कंसीडर कर लेते हैं। न्यूट्रल बॉडी माने अनचार्ज्ड, and hence its potential is considered
एज जीरो, और इस वजह से हम इसका पोटेंशियल को कंसीडर कर लेते हैं जीरो। ठीक है, तो हमने धरती के बारे में कुछ बातें अभी बताई हैं, 3 बातें। एक तो धरती गुड कंडक्टर है और ये इनॉर्मस अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखता है। एक्चुअली में धरती के सतह पर कुछ चार्ज रहते हैं और उसकी मात्रा बहुत छोटी होती है, और इसी की वजह से धरती में एक पोटेंशियल मेंटेन रहता है। परंतु कैलकुलेशन को प्रैक्टिकली आसान करके रखने के लिए हम लोग धरती को एक न्यूट्रल बॉडी के रूप में कंसीडर करते हैं, दैट इज अनचार्ज्ड, और फिर हम इसका पोटेंशियल को कंसीडर कर लेते हैं जीरो। ठीक है, अब अगर हम इस धरती में कुछ बाहर से चार्ज डाल दें, धरती तो बहुत बड़ा है, उसका रेडियस है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, बहुत बहुत बड़ा ये कंडक्टर हो गया हम लोगों का। इससे बड़ा और कंडक्टर हम लोग के पास अभी नहीं है। तो ये धरती इतना बड़ा कंडक्टर है कि अगर हम इसमें कुछ चार्ज को लाके डाल दें, 5 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब इलेक्ट्रॉन, या इस धरती के कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम बाहर निकाल ले, तो ये बातें वही हो गई कि जैसे एक समुद्र है और उसमें हम कुछ बाल्टी पानी लाकर डाल देते हैं, या एक समुद्र है उसमें से कुछ बाल्टी पानी निकाल लेते हैं, तो इससे समुद्र पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ऐसा ही कुछ बात यहाँ धरती के बारे में बोलने वाले हैं। अगर धरती में हम बाहर से कुछ चार्ज को डाल दें, या धरती के कुछ चार्ज को अगर हम निकाल लें, तो इसके पोटेंशियल्स बहुत ज्यादा एप्रिसिएबली चेंज नहीं करता। इसके पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर पाता। हाँ, अगर ये धरती इतना बड़ा साइज का नहीं, छोटा होता, तो कुछ चार्ज डालेंगे तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, कुछ निकालेंगे तो चेंज हो जाएगा। ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ अर्थ, इसका पोटेंशियल जो है वो जीरो का जीरो ही रहता है। तो हम इसी बात को पॉइंट में लिख देते हैं कि इफ, या हम पहले ही लिख देते हैं, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, इसका अगर साइज बहुत बड़ा, कितना रेडियस है इसका, 6400 किलोमीटर धरती का जो बात कर रहे हैं हम, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, इफ सम चार्ज is given to, if some charge is given to earth or taken out from the earth, अगर हम धरती को बाहर से कुछ चार्ज दे दें या उसके कुछ चार्ज को निकाल के बाहर कर लें, then its potential remain unaffected. इसमें पोटेंशियल में चेंज तो हर स्लाइटली हो ही सकता है, लेकिन इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और बोल देते हैं कि इसके पोटेंशियल रिमेन अनइफेक्टेड, दैट इज रिमेन जीरो। इसके पोटेंशियल को हम जीरो कंसीडर कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि धरती एक ऐसा बॉडी है जिसके पोटेंशियल जीरो थे और बाद में जीरो ही रहेंगे। कुछ चार्ज देने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ चार्ज निकाल लेने के बाद भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसके पोटेंशियल जो है हम कंसीडर करेंगे जीरो। पोटेंशियल ऑफ अर्थ, पोटेंशियल ऑफ अर्थ, ये हम कंसीडर करते हैं जीरो। ये मत समझिएगा कि धरती का पोटेंशियल जीरो होता है, इट इज कंसीडर्ड एज जीरो। तो पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड एज जीरो। अब क्या होगा कि अगर हम किसी बॉडी को, जैसे मान लो कि कोई बॉडी है, एक एग्जांपल से इस बात को समझिएगा। जैसे मान लो ये एक कंडक्टिंग बॉडी है, ये एक कंडक्टिंग बॉडी है।
और ये चार्ज है, इसके ये चार्ज स्फीयर है, तो चार्ज अगर हम इसको देंगे तो कहाँ रहेगा उसका चार्ज, तो ये उसके चार्ज रहेंगे इसके सतह पर। पता है आपको, पिछले क्लास में ये सारी बातें आपको डिटेल से बताई गई हैं। जरा भी कंफ्यूजन हो मेरे बात के बोलने पर तो आप तुरंत वीडियो को रेफर करेंगे और चीजों को पहले समझ लेंगे। ये धरती थी, ये बॉडी था, स्फीयर था, और ये कंडक्टिंग बॉडी है। तो हम कंडक्टिंग बॉडी में जो भी चार्ज देते हैं, चाहे वो सॉलिड हो या हॉलो हो, वो उसके सतह पर चार्ज चला जाता है। तो मान लिया जाए इसके चार्ज है प्लस, तो इसका पोटेंशियल की अगर हम बात पूछें तो पिछले क्लास में पोटेंशियल का एक फॉर्मूला दिए थे, KQ/R। इसका मान लिया जाए रेडियस अगर R है, इसमें कुछ तो रेडियस होगा ही इसका, तो इसका रेडियस अगर R है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा भाई, अगर इसका पोटेंशियल R है, सॉरी रेडियस R है, तो इसका पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता, पोटेंशियल का फॉर्मूला हम बगल में लिख देते हैं, थोड़ा याद कीजिएगा, KQ प्लस या माइनस में बताया था आपको, अगर प्लस चार्ज है तो प्लस, माइनस चार्ज है तो माइनस, बटा में रेडियस R। तो आप यहाँ देखिए कि इस स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने से पोटेंशियल के मान पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसके जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है। अब कुछ भी मान है, 10, 5, 15, 20 जो भी है, पोटेंशियल पॉजिटिव। हमें इसके वैल्यू से मतलब नहीं है, घटना को समझने से मतलब है कि होता क्या है। और इस साइड मान लिया जाए कि धरती है, यहाँ पर धरती है, ये अर्थ है, और हम इस अर्थ को इस बॉडी से कनेक्ट करने वाले हैं, या इस बॉडी को इस धरती से कनेक्ट करने वाले हैं। क्या करें इसके लिए, तो हम एक तार ले आते हैं, ये देखो तार ले आते हैं, अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है, ये आपकी स्विच हो गई, अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है, अब करेंगे। तो जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे जो है वो माहौल नहीं बनेगा, एक रास्ता नहीं बनेगा जिससे कि चार्ज जो है वो फ्लो हो सके, बंधन टूटा हुआ है। हाँ, ये बात तो है कि एक बात तो ये तय है कि यहाँ का पोटेंशियल का मान क्या है, 0 है। तुम यहाँ का पोटेंशियल बोलो या यहाँ का बोलो या यहाँ का बोलो, सबका पोटेंशियल 0 ही है, क्योंकि वो सभी धरती से कनेक्ट है। ओके, और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, जहाँ पर ये तार का जो ये जो दूसरा छोर है, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव है, इस पूरे बॉडी का पोटेंशियल पॉजिटिव है, और इसका है 0। तो जब डिफरेंट पोटेंशियल्स को हम एक कोई कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे, ये कंडक्टिंग वायर है आपका, तो उससे हम अगर उसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, मान लो हम इसको इसमें अभी जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो चार्ज का फ्लो होगा, बताया था। देखिएगा, ट्रांसफर ऑफ चार्ज में लॉ लिखाए हुए हैं कि जब दो डिफरेंट पोटेंशियल्स को आपस में हम कनेक्ट करते हैं या आपस में उनको सटा देते हैं, तो उनके चार्ज फ्लो होते हैं एक से दूसरे बॉडी में, और चार्ज ये फ्लो तब तक होता है जब तक उसके पोटेंशियल समान न हो जाए, और जब समान हो जाएंगे तो फ्लो होना बंद हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, और नेगेटिव चार्ज का फ्लो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होता है। ये कई बार सुनोगे, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे इंटायर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ठीक है, हम यहाँ यूज करेंगे इस बात को। तो हम क्या करते हैं, अगर हम तार को सटा देंगे, देखिएगा इसको, हम अगर इस तार को जो ये आपकी स्विच बनी है, हम इस धरती वाले जो कनेक्शन वाले पॉइंट है, ये धरती के कनेक्शन वाले जो ये पॉइंट है, अगर हम इसको इससे जोड़ देंगे, इसका मतलब ये जो बॉडी है वो अर्थ से कनेक्ट हो गया बाय कंडक्टिंग वायर, और यहाँ का तो पोटेंशियल आपका 0 है, याद होगा, धरती का पोटेंशियल 0 है, और यहाँ का पोटेंशियल क्या था, पॉजिटिव था। तो इसके सतह पर जो ये प्लस चार्ज थे,
ये प्लस चार्ज थे, ये प्लस चार्ज क्या होंगे, तो अब ये प्लस चार्ज जो होंगे वो फ्लो होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके माध्यम से ऐसे फ्लो होकर धरती के भीतर समा जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि क्या धरती चार्ज हो जाएगा, नहीं, धरती का साइज इतना बड़ा है तो उसमें चार्ज जाने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात होगी। परंतु ये बॉडी का तो चार्ज जरूर कम हो जाएगा भाई, इस बॉडी में जो भी चार्ज था ये कम हो जाएगा क्योंकि ये तो फ्लो हो गया। तो चार्ज अगर कम हो जाएगा तो चार्ज के कम होने से इसके जो पोटेंशियल के मान है वो कम हो जाएंगे। तो इसके जो पोटेंशियल, मान लो शुरू में अगर इसका पोटेंशियल था 10 वोल्ट, इसका है 0 वोल्ट, तो एक चार्ज मान लिया जाए यहाँ से फ्लो होकर के ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, इधर से इसमें चला गया, तो एक चार्ज में कमी हुई तो इसका जो पोटेंशियल होगा अब 9 वोल्ट हो जाएगा। परंतु ये जो चार्ज इस धरती में गया तो धरती का पोटेंशियल तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो इसका पोटेंशियल 9 वोल्ट है और इसका पोटेंशियल 0 है, अभी भी पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अब ये दूसरा चार्ज भी जो है वो रास्ता पकड़ेगा जाने का, ये तो इससे क्या होगा कि इससे ये दूसरा चार्ज भी जो है वो इस बॉडी से निकल करके इस धरती में समा जाएगा। धरती का तो पोटेंशियल वही का वही रहेगा, धरती का पोटेंशियल तो वही का वही रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा। परंतु इससे क्या होगा, एक चार्ज जो इसके चले गए, इससे क्या होगा कि इसका जो पोटेंशियल पहले 9 वोल्ट था अब 8 वोल्ट हो जाएगा और इसका तो 0 का 0 ही रहेगा। तो ये जो कार्यक्रम है ये कब तक चलेगा, ये कार्यक्रम तब तक चलेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल समान ना हो जाए। अब दिमाग लगाओ, समान कब होंगे, इसका तो 0 होना ही है और ये रुकेगा थमेगा तभी जब दोनों के पोटेंशियल समान हो, तो इसका भी पोटेंशियल को 0 होना होगा। तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए इसके जितने पॉजिटिव चार्ज हैं वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो चले जाएंगे धरती में। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसके जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो चले जाएंगे धरती में। प्लस क्यू चार्ज जितने भी थे वो चले जाएंगे धरती में। ताकि ये क्यों जाएंगे धरती में, ऐसा मत समझिएगा कि धरती से कनेक्ट होने के बाद धरती उसका सारा चार्ज खींच लेता है। धरती उस जिस बॉडी से वो कनेक्ट है, धरती उसके पोटेंशियल को 0 करने के लिए वो जो कर सकता है करता है। अगर इसका पोटेंशियल को 0 करने के लिए इसका सारा चार्ज खींचना पड़े तो धरती सारा चार्ज खींच लेगा। अगर खुद को अपने पॉकेट से उसको चार्ज देना पड़े तो धरती उसको खुद अपने पॉकेट से चार्ज दे करके उसका पोटेंशियल को 0 करेगा ना। ये घटना होती है। तो खास इस केस में जो हमने एग्जांपल लिया है उस केस में जो भी ये यहाँ पर इस बॉडी में चार्ज है वो पोटेंशियल 0 होने के लिए सारा धरती में चार्ज चला जाएगा। ये न्यूट्रल सी बात होती है। तो आउटर सरफेस वाले सारे चार्ज जो है इस बॉडी के अर्थ में चले जाएंगे। तो उसी तरह से अगर निगेटिव चार्ज देंगे तो पोटेंशियल निगेटिव होंगे, तो निगेटिव चार्ज का फ्लो लोअर पोटेंशियल से हायर की ओर होगा। उस केस में भी बॉडी की निगेटिव चार्ज जो होंगी वो इस तार के माध्यम से अर्थ में चला जाएगा। तो ये बातें जो है आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। धरती का जो मेन अर्थिंग का जो मेन पर्पस यही होता है ना। आप लोग देखिएगा घर वगैरह में तो खासकर जो हेवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जैसे कंप्यूटर हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, आयरन जो हम प्रेस करते हैं, आयरन हुआ, तो ये सब के जो नॉब होते हैं इसको क्या बोलते हैं, नॉब को जो स्विच बोर्ड में डालते हैं उसमें देखोगे 3 पॉइंट, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है लाइट जिसको हम क्या बोलते हैं, वो मिस्त्री लोग बोलता है, एक वो गर्म तो वो ठंडा, और एक होता है मोटा वाला देखोगे तो वो कहलाता है अर्थिंग। 3 पॉइंट होते हैं।
ठीक है। तो एक गर्म है, एक ठंडा है और एक अर्थिंग है। अब जैसे मान लो कि तुमने स्विच ऑन कर दिया प्लग डालकर, तो प्लग डाल करके जैसे ही ऑन कर दिया तो किसी कारणवश किसी भी फॉल्ट हो जाने से, गलती हो जाने से या कोई भी रीजन से अगर मान लो कि इस गर्म तार से चार्ज लीक हो गया, तो चार्ज लीक अगर हो जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? वो जो आयरन यूज कर रहे हैं तो आयरन में सतह पर चला जाएगा या रेफ्रिजरेटर के सतह पर चला जाएगा, है ना। तो वो जो अर्थिंग है, ये जो अर्थिंग वाला जो तार होता है उसको हम खींच करके ऐसा सजा के रखते हैं कि वो आयरन के सतह के साथ वो कनेक्ट करके रखे, है ना। या जो रेफ्रिजरेटर, देखो रेफ्रिजरेटर का जो आउटर बॉडी होता है वो मेटल का होता है, प्लास्टिक का नहीं होता, मेटल का होता है आउटर बॉडी। तो उसके साथ वो जो अर्थिंग है वो कनेक्ट करके रखते हैं। अगर किसी वजह से चार्ज लीक होकर के सतह पर फैल जाएगा तो वो अर्थ जो है उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस तरह से एक सेफ्टी मेजर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। अगर मान लो कि लीक हो गया और तुम अर्थिंग वाला तार नहीं लगाए हुए हो तो कोई भी आदमी उसको छुएगा तो उसको झटका लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो ये बातें होती है अर्थ के साथ। तो इसके बारे में इतना बात आप समझ लीजिए कि धरती के साथ जिस बॉडी को भी हम कनेक्ट करेंगे, है ना, धरती के साथ जिस बॉडी को भी हम कनेक्ट करेंगे उस बॉडी की पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। ये मत समझिएगा कि उस बॉडी का चार्ज खींच लेगा धरती अपनी तरफ, नहीं, उसकी पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। और जीरो करने के लिए ही धरती क्या करता है, अगर उसको चार्ज खींचना पड़े तो खींच लेता है, या अपने से चार्ज देना पड़े तो चार्ज दे देता है, या थोड़ा सा खींच के थोड़ा छोड़ देना पड़े तो छोड़ देता है, परंतु उसका पोटेंशियल को जीरो करना होता है। तो अर्थ से कनेक्टेड जितने बॉडी होंगे उसकी पोटेंशियल जीरो होगी। आप इस बात को याद रखेंगे और जहां जरूरत पड़ेगा उसको आप एप्लीकेशन में लेंगे। इस बात को हम इंडिकेट कर देते हैं, ऊपर चला गया, इस बात को हम यहाँ पर नोट करके लिख देते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम भी से दर्शाते हैं, ऑफ एवरी बॉडी या पॉइंट, एवरी बॉडी या पॉइंट या सरफेस connected to earth will be zero. The electric potential of every body, कोई बॉडी हो या कोई पॉइंट हो या कोई सतह हो जो कनेक्ट हुआ है धरती के साथ, उसका पोटेंशियल को जीरो होना होगा। धरती उसका पोटेंशियल जीरो करके ही मानेगा। ठीक है, ये है अर्थ के बारे में। तो अभी के बाद से इस तरह का जहां सिंबल तुम देख लेना, ये सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? अर्थ को। ये था अर्थ। अब हम देखते हैं तो अब हम लोगों की सारी विधि व्यवस्था तैयार हो गई है। चार्ज के बारे में, चार्ज के फ्लो के बारे में, चार्ज के गुण के बारे में हम सारी बातें अब समझ लिए हैं। अब हम यहाँ कुछ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग की बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। वैसे हम लोगों के चार्ज करने के कई प्रक्रियाएं हैं, या आप यूं कह लो कि एक बॉडी को हम कई तरीका से चार्ज कर सकते हैं, लेकिन हम मेनली 3 ही तरीका इस्तेमाल करते हैं बॉडी को चार्ज करने के लिए।
There are many processes to charge a body, but we mainly use the following three processes. There are many processes of charging. Processes of charging. Of charging. But we mainly use the following three processes. लेकिन हम मुख्य तौर पे तीन ही प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से एक होता है बाई फ्रिक्शन, दूसरा होता है बाई कंडक्शन और तीसरा होता है बाई इंडक्शन ना। इसके अलावा भी और भी कई प्रोसेस हैं जिसका हम इस्तेमाल जो है चार्ज करने के ख्याल से नहीं करते हैं। चार्ज तो हो जाता है उसके इसमें, लेकिन हम चार्ज करने के ख्याल से उस प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं करते। हम कुछ एक प्रक्रिया लिख देते हैं जो प्रक्रिया से चार्ज हम कर पाते हैं। यहाँ पर बाई क्या लिख सकते हैं, बाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बाई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, बाई थर्मियोनिक इमिशन, बाई है ना फील्ड इमिशन, और लिख देते हैं बाई सेकेंडरी इमिशन। ये कुछ एक प्रक्रियाएं हैं जिससे कि बॉडी जो है वो चार्ज तो हो जाता है, लेकिन हम चार्ज करने के लिए इस प्रक्रिया को इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये बातें हम बताना चाह रहे हैं। इन सभी से भी बॉडी चार्ज हो जाते हैं जब हम किसी मेटल सतह पर लाइट को डालते हैं तो उस मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इस बात को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। मॉडर्न फिजिक्स के पहला टॉपिक यही रहेगा कि जब हम किसी मेटल सरफेस पर लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो वो लाइट में अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हुई तो वो मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन को टकरा करके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जेटिक कर देता है और वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो पीछे उस मेटल का क्या होगा? मेटल सतह से इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे तो निकलने से पहले तो वो मेटल न्यूट्रल था। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो पीछे इलेक्ट्रॉन की मेटल में कमी हो जाएगी, चार्ज हो जाएगा। तो एक इस प्रक्रिया को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, मान लिया जाए कि कोई एक दूसरा मेटल है। सपोज करो कि ये एक कोई भी एक मेटल है। सपोज करो ये एक मेटल है, मेटल सतह, ये जो आपका मेटल सतह है। ठीक है, तो इसके भीतर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चल रहे हैं, छटपटा रहे हैं बहुत तेज गति से। अब वो इलेक्ट्रॉन घूम तो रहे हैं पूरे वॉल्यूम में, लेकिन उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि इस सतह को छोड़ करके बाहर निकल जाए। तो बाहर निकालने के लिए हम कुछ प्रक्रिया करते हैं। जैसे लाइट अभी डाला है तो लाइट डाला तो उस लाइट की एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन को, है ना, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला और वो इलेक्ट्रॉन जो है इस मेटल से बाहर निकले। दूसरा तरीका है कि हम इसको नीचे से गर्म करते हैं। गर्म करेंगे तो क्या होगा, हीट एनर्जी के मटेरियल के भीतर जाएगा और उससे जो भीतर के इलेक्ट्रॉन तो एनर्जेटिक होंगे और एनर्जेटिक होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलना शुरू करेगा। इलेक्ट्रॉन्स अगर निकलना शुरू करेगा तो क्या होगा, तो पीछे इस मेटल की इलेक्ट्रॉन्स में कमी होगी, ये फिर चार्ज हो जाएगा। चार्ज के नियम वही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन का बढ़ना या घटना। ठीक है। तीसरा है फील्ड इमिशन। क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना चार्ज पर फोर्स लगाता
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगाता है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। तो मान लो कि सतह पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल है तो इसके सतह पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। हम इस डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, प्लेन के परपेंडिकुलर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए। तो डाउनवर्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितने इलेक्ट्रॉन तुमके सतह पर दिख रहे हैं सब पर एक अपवार्ड जो है एक इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप होगा सारे इलेक्ट्रॉन पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहे हैं वो भी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन को बंधन मुक्त कर दे, प्लेट से वो बाहर निकाल दे। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं फील्ड इमिशन। ठीक है। तीसरा तरीका ये है, चौथा जो सेकेंडरी इमिशन है। जैसे मान लो कि आपके पास ये सतह पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी तो है लेकिन इतनी नहीं है कि सतह छोड़ते। सतह छोड़ाने के लिए हमको एक्स्ट्रा और एनर्जी देना पड़ेगा, और ये सारे काम एनर्जी ही देने का हो रहा है। लाइट डाला तो जाकर एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन निकला, गर्म किया तो जाकर के थर्मल एनर्जी मिला तो इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको प्राप्त हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकला। तो चौथा है, जैसे मान लो यहाँ सतह पर इलेक्ट्रॉन है और हमको एक ये इलेक्ट्रॉन को निकालना है, क्या करते हैं हम इसको ऐसे जोर से बॉडी को इसकी तरफ फेंकते हैं, जोर से जाकर ये टकराएगा। तो टकराने के बाद क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक होंगे, और हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से छटक कर बाहर चले जाए। तो बाहर अगर चले गए तो फिर ये मेटल चार्ज। तो हम यहाँ पर बात ये कह रहे थे कि इस पूरी प्रक्रिया में हमने बॉडी को या प्लेट को या मेटल को चार्ज तो कर लिया, लेकिन ये चार्ज की प्रक्रिया नहीं है, ये चार्ज हम इस तरह से करते नहीं है। ये एक दूसरी प्रक्रिया में ये बॉडी चार्ज तो हो जाता है, लेकिन हम इस तरह से चार्ज नहीं करते हैं। चार्ज को करने के लिए हम मुख्यतः यही तीन विधि का इस्तेमाल करते हैं, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। तो आइए हम इस तीन प्रक्रिया को देखते हैं डिटेल से। पहला है हमने ये लिखा है, पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, ये समझिएगा। फ्रिक्शन माने रबिंग कह सकते हैं, रगड़ाना, घसटाना, रबिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि दो बॉडी को रगड़ते हैं। वो कौन सा बॉडी? नॉन कंडक्टर, जिसके इलेक्ट्रॉन्स बंधे रहते हैं, ऐसे दो बॉडी को हम रगड़ते हैं। जैसे मान लो ये आपका नॉन कंडक्टर है, तो पहले पेन लेते हैं, ये है दो, ये भी कंडक्टर, हम सर ये भी नॉन कंडक्टर, ये भी नॉन कंडक्टर, दो नॉन कंडक्टर। तो इसके भी सतह पर कौन होंगे? आप इमेजिन करो तो कोई भी बॉडी अगर है, चाहे कंडक्टर हो या नॉन कंडक्टर, जैसे ये एक आपका प्लास्टिक रॉड है ना, तो ये नॉन कंडक्टर है, इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होता, इसलिए हम इसको बोल्डली बोलेंगे नॉन कंडक्टर है। तो इसके सतह पर क्या चीज की पॉसिबिलिटी हो सकती है, इमेजिन करो। मैंने मेरा यह प्रश्न है कि क्या इसके सतह पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होने की संभावना है? तो आपका जवाब होगा इलेक्ट्रॉन। कैसे? तो आप जानते हैं कि कोई भी मटेरियल, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कंडक्टर हो, नॉन कंडक्टर हो, कोई भी एटम से बने हैं, और उस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन पड़े रहते हैं न्यूट्रॉन के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स से, और चारों तरफ चक्कर काटता है इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम के बाहरी आवरण में कौन फंसा है? आवरण में कौन है? प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है।
तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप विजिबल करो तो ये सभी एटम से पड़े हुए हैं, एटम से बने हैं, और उसके आउटर सरफेस पर जो भी पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है अपने न्यूक्लियस से, वो छोड़ नहीं पाता है। और यहाँ भी वैसा ही बात। तो हो सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन, इस मैटर में जो इलेक्ट्रॉन की बंधन है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन की बंधन है वो अलग अलग, किसी का बंधन कम है, किसी का ज्यादा है, मजबूती उसकी, ठीक है। तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इसके बंधन में, क्योंकि ये नॉन कंडक्टर। अब अगर हम ऐसे दो नॉन कंडक्टर को आपस में अगर रगड़ेंगे, रगड़ किया, क्या हो रहा है? अगर हम इनको आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा, जरा सोचो। कौन रगड़ाएगा, जरा सोचो तो। इलेक्ट्रॉन। ज्यादा चांस है, या 99.9% चांस है रगड़ाने का किसको? इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को नहीं, इलेक्ट्रॉन। और जो हम रगड़ रहे हैं तो एक्चुअली में कर क्या रहे हैं जानते हैं? तो हम एक फोर्स लगाकर डिस्प्लेस कर रहे हैं। हमने रगड़ने की प्रक्रिया में एक्चुअली क्या किया, तो एक फोर्स अप्लाई किया बाहर से, एंड आई एम अप्लाइंग द फोर्स एंड मेकिंग सम डिस्प्लेसमेंट, मीन्स आई एम डूइंग सम वर्क। तो हम अगर कुछ काम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम इसमें एनर्जी दे रहे हैं। If I am doing some work over anybody, means I am supplying some energy. तो अगर हम इसमें कुछ काम कर रहे हैं तो हम इसमें कुछ एनर्जी दे रहे हैं, और जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो किसको मिल रहा है? जो रगड़ा रहा है उसको एनर्जी मिल रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि इसका भी इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है, इसका भी। अब उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक होंगे, तो जिसके बंधन कमजोर होंगे वो बंधन मुक्त हो जाएगा। तो हम एक मान के चलते हैं कि जब हम रगड़ते हैं तब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके रगड़ाने वाले जो पोजीशन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जेटिक होते हैं, और वो एक बॉडी से ट्रांसफर होके, जब इससे बंधन मुक्त हो जाएगा तो भागेगा यहाँ से, अभी इसमें नहीं रहेगा, भागेगा यहाँ। जब भागेगा यहाँ से तब क्या होगा, कहाँ जाएगा? वो तो हवा में तो रह नहीं सकता, तो वो जमीन तलाशेगा। इसको तो छोड़ दिया है तो इसके नियर बाई जमीन यहीं पर है। इस पूरी प्रक्रिया में हम इसके बारे में इतना कह सकते हैं कि जब दो बॉडी को हम आपस में रगड़ते हैं, खासकर दो नॉन कंडक्टर को आपस में रगड़ते हैं, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दूसरे बॉडी में होता है, और इस तरह से दोनों को दोनों बॉडी जो है वो चार्ज होते हैं। एक जिससे इलेक्ट्रॉन निकला वो पीछे पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन घुसा वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और दोनों में चार्ज की स्ट्रेंथ जो है वो समान होती है, नेचर अपोजिट होता है। तो आइए हम इस बात को लिख देते हैं। When two bodies, हम यहाँ पर लिख देते हैं नॉन कंडक्टर्स, आर रब्ड टू ईच अदर, जब हम दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं, देन सम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम one to another body, and both bodies become charged of equal strength and in opposite nature. In opposite nature. दोनों बॉडी चार्ज होते हैं, लेकिन दोनों बॉडी के चार्ज की जो ताकत है वो समान होती है, नेचर उनके जो है वो अपोजिट होते हैं। ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड बाय फ्रिक्शन। दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग
is called by friction। तो यही है। मान लिया जाए कि ये दो बॉडी हम लेते हैं, एक बॉडी हम ले लेते हैं ये, और एक बॉडी हम ले लेते हैं ये। ठीक है। तो अगर हम इस बॉडी की बात करें, तो इस बॉडी में, पहला वाला बॉडी में सपोज करो कि x संख्या में इलेक्ट्रॉन थे टोटल, जैसे अभी हम लोग पानी में निकाले थे टोटल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कुछ संख्या निकला था। तो उसी तरह से इस खास बॉडी में टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो x है, तो प्रोटॉन भी x ही होंगे। इस बॉडी में मान लेते हैं कि y संख्या में इलेक्ट्रॉन है, तो y संख्या में भी प्रोटॉन है। और अभी शुरुआत में ये भी न्यूट्रल है और ये भी जो है वो न्यूट्रल है, दोनों के दोनों न्यूट्रल है, दोनों के दोनों न्यूट्रल है। बिफोर रबिंग अभी हमने नहीं किया है, अब घस्ट आएंगे। तो अब अगर हम इन दोनों को पकड़ के आपस में रगड़ दिए, तो अभी हमने जो घटनाएं आपको बताई थी, क्या पॉसिबल हो सकता है? रगड़ेंगे तो उसमें फोर्स के द्वारा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट होगा, एनर्जी मिलेगा। एनर्जी किसको मिलेगा? तो इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो बंधन में है वो उसके बंधन टूटेंगे और एक बॉडी से मान लिया जाए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दूसरे बॉडी में हुआ। सपोज करो कि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होके इसमें चले गए, एन इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए ट्रांसफर हो गया, एन इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से ट्रांसफर होके इसमें चले गए। तो ड्यूरिंग rubbing an electron transfer, ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम, अगर हम बॉडी का नामकरण कर लेते हैं, इसको नाम ए दे देते हैं, इसको नाम बी दे देते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी। तब क्या होगा? और फिर जब हम रगड़ करके इन दोनों को हम अलग करेंगे तो क्या होगा? ये जो बॉडी को हमने रगड़ करके जब हम अलग करेंगे, इसको हमने अलग कर लिया और इसको भी जब हम अलग कर लिया तो क्या बताइए? तो इस बॉडी में जो पहले x संख्या में इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, अब उससे n इलेक्ट्रॉन तो उसमें चलेगा, तो अब इसमें x माइनस n इलेक्ट्रॉन बचेगा। और प्रोटॉन कितने बच जाएंगे? प्रोटॉन तो वो न्यूक्लियस में मस्त पड़ा है, उसमें तो कोई डेविएशन होना नहीं। इस बॉडी में y इलेक्ट्रॉन तो था, अब नया इलेक्ट्रॉन घुसा है इसमें n संख्या का, तो हो जाएगा y प्लस n इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन तो जितना था उतना ही रहेगा। अब देखिए, तो क्या इस प्रक्रिया में ये दोनों जो बॉडी ए और बी नाम के थे, क्या अब जो पहले न्यूट्रल था, अब क्या ये न्यूट्रल है? नहीं। नाउ इट बिकम चार्ज एंड इट इज ऑल्सो बिकम चार्ज। ये कैसा चार्ज हुआ? ये तो आप बोलिएगा पॉजिटिवली चार्ज। और ये कैसा चार्ज हुआ? ये हुआ निगेटिवली चार्ज। है? अगर हम इसकी बॉडी की ए जो बॉडी है शुरुआत में, अगर इसका कुछ मास अगर हम ले लेते हैं और बी का भी कुछ मास ले लेते हैं, तो इसका मास जो है, इलेक्ट्रॉन जब घुसेगा इस पार से उस पार तो अपना मास भी लेकर जाएगा। तो ए बॉडी के मास में थोड़ी सी कमी होगी और बी बॉडी के मास में थोड़ी सी वृद्धि होगी। ये घटनाएं होंगी जिसकी चर्चा हम पहले ही बोल दिए। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तो बस इसमें कुछ बात नहीं है, आप समझ लीजिए यहाँ पर। तो हम इस बात को नोट कर देते हैं, समझ लीजिएगा कि इफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ए बॉडी ए टू बी, बॉडी बी,
then चार्ज ऑफ ए क्या होगा, ए का चार्ज हो जाएगा Ne और वो प्लस में होगा, क्योंकि ए से इलेक्ट्रॉन का घुसना, ए से इलेक्ट्रॉन का निकलना हुआ तो पीछे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और चार्ज ऑफ बी कितना होगा, बी का चार्ज होगा -n गुना ई, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन घुस गए हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन दोनों के जो चार्ज होंगे अपोजिट नेचर के होंगे और स्ट्रेंथ जो होंगे वो समान होंगे। आप इस तरह से डायरेक्ट यूज कर लेंगे। कई सवाल में हो सकते हैं मिल जाए आपको कितना इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो हो रहा है, तो बताइए कितना बॉडी में चार्ज हो। तो इस तरह से हम चार्ज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। अब आइए देखते हैं कि चार्जिंग बाई कंडक्शन कैसे करते हैं। बी पॉइंट लेते हैं। हमने कौन सा 1 2 3 यूज किया है कि एबीसी यूज किया है, एबीसी यूज किया है, ठीक है। तो अभी हमने चार्जिंग बाई फ्रिक्शन डिस्कस किया है और अभी हम चार्जिंग बाई इंडक्शन यूज करने, कंडक्शन यूज करने वाले हैं। समझिएगा इस बात को, बहुत ही सिंपल है, हम तो सारा बात तो सीख ही गए हैं। चार्जिंग बाई कंडक्शन, इस प्रक्रिया में देखिए क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई एक बॉडी है आपके पास, ठीक है, और उसको तुम्हें चार्ज करना है। मान लो वो बॉडी शुरुआत में न्यूट्रल है और उसको तुम्हें चार्ज करना है, तो पहले ये डिसाइड करो कौन चार्ज करना है, पॉजिटिव करना है, नेगेटिव करना है, कौन करना है। चलो तय कर लिया कि उस न्यूट्रल बॉडी को हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है। तो हम क्या करेंगे इस प्रक्रिया से, अगर आपको पॉजिटिव चार्ज करना है तो तुम कहीं से एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाओ और उसको इस न्यूट्रल बॉडी के साथ या तो सटा दो या नहीं तो तार से जोड़ दो। यू हैव टू डू दैट। तो क्या होगा, जो न्यूट्रल था उसकी शुरुआत की पोटेंशियल 0 थी, जो चार्ज था उसका पोटेंशियल पॉजिटिव था तो ज्यादा था। तार जोड़ने पर चार्ज के फ्लो होंगे और ये फ्लो होने के बाद जो न्यूट्रल बॉडी है वो चार्ज हो जाए। तो इस प्रक्रिया में कोई बॉडी जो चार्ज होता है ना, वो दूसरे बॉडी के चार्ज को खींच करके खुद चार्ज होता है। दूसरे बॉडी का चार्ज छीन के एक बॉडी चार्ज होता है। जैसे यहाँ देखो, मान लिया जाए कि ये एक कोई हम बॉडी ले लेते हैं, सपोज करो ये हम एक बॉडी ले लिए और इसको मान लिया ये न्यूट्रल है, हमें इसे करना है चार्ज, इस बॉडी को हमें चार्ज करना है। मान लो हमें इसको पॉजिटिव चार्ज करना है। क्या करेंगे हम, इसके अगर हमें पॉजिटिव चार्ज करना है तो हम एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को उसके साथ कनेक्ट करेंगे, उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने की दो व्यवस्था, या तो पकड़ कर सटा दो या नहीं तो तार से कनेक्ट करो, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक तार से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम कनेक्ट तो नहीं किए हैं, अभी कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने से पहले ये बॉडी कैसा है बाबू, ये जो शुरुआत का जो बॉडी है वो कैसा है, ये चार्ज है। कैसा चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है। इसका पोटेंशियल कैसा है, तो पॉजिटिव है। इसका पोटेंशियल कैसा है, तो 0 है, क्योंकि न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। अभी तो चूंकि कनेक्शन नहीं है, अब हम इसको क्या करते हैं कि इनको हम आपस में कनेक्ट करते हैं। इसको हम आपस में तार से कनेक्ट करते हैं, आपस में तार से कनेक्ट करते हैं। करने से क्या होगा, अगर ये जो तार है इसको अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, तो ये हायर पोटेंशियल पर था, ये लोअर पोटेंशियल पर था। हमने क्या बताया था
जब दो डिफरेंट पोटेंशियल्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का फ्लो होगा तब तक कि उसके पोटेंशियल समान न हो जाए। यहाँ पे इसके पोटेंशियल पॉजिटिव थे, इसके जीरो थे, पोटेंशियल डिफरेंट था, फ्लो होगा, कनेक्शन के बाद फ्लो होगा। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हायर से लोअर होता है, तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ये हायर है, ये लोअर है, तो यहाँ से इधर से चार्ज का फ्लो जो है, इधर से इस हायर पोटेंशियल से चार्ज का फ्लो इधर होगा, ऐसे चार्ज फ्लो करेंगे। ठीक है, तो मान लिया जाए कि इस तरह से चार्ज Q0 अगर फ्लो हो गया है, Q0 अगर चार्ज का फ्लो हुआ है, तो फ्लो होने के बाद इस बॉडी में जो चार्ज पहले जितने थे अब तो उतना नहीं रहेंगे, इसके पोटेंशियल, इसके चार्ज तो थोड़े से अब कम हो जाएंगे। ठीक है, इसके चार्ज जो है पहले जितने थे उतना तो नहीं रहेंगे, पहले से थोड़ा कम हो जाएंगे, और कितने हो जाएंगे, Q माइनस Q0 हो जाएंगे। अरे भाई इतना Q0 निकल चुका ना, अब इसमें कितने समा जाएंगे, तो इसमें अब चार्ज जो होंगे, इसमें जो अब चार्ज होंगे वो Q0 होंगे, जो आया है तार फ्लो के माध्यम से, है ना। और ये अवस्था पर अगर आकर के ये घटना करके इतना से Q0 चार्ज फ्लो होकर के अब और चार्ज का फ्लो होना बंद हो गया, तो आप समझ लेना कि इस अवस्था में आने के बाद इसकी पोटेंशियल और इसकी पोटेंशियल समान हो गई है, समान तो हो गई है, लेकिन ये जो बॉडी पहले न्यूट्रल था, अब देखो तो बॉडी क्या हो गया है, चार्ज हो गया है, और चार्ज जो हुआ है वो बाई कंडक्शन हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से हम किसी भी एक न्यूट्रल बॉडी को, जो मान लो कि अगर ये बॉडी न्यूट्रल है, अगर हमको इसे निगेटिव चार्ज करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक बगल में उसके निगेटिवली चार्ज बॉडी को उससे कनेक्ट करेंगे, निगेटिव चार्ज बॉडी को हम उससे कनेक्ट करेंगे, इसमें निगेटिव चार्ज है, और हम इसको इसके साथ कनेक्ट करने का व्यवस्था करेंगे। अभी तो कनेक्ट नहीं किया है, अब करेंगे। याद रखिए इसका पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। इसका पोटेंशियल क्या है, इसका पोटेंशियल है 0, क्योंकि न्यूट्रल है। अब जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, कनेक्ट करने के बाद जरा सोचो तो क्या होना चाहिए, कनेक्ट जब कर देंगे, कनेक्शन जब हो जाएगा, तो एक का पोटेंशियल निगेटिव था, एक का 0 था, भाई डिफरेंट था ना, तो चार्ज के फ्लो होंगे। अब ये फ्लो कैसे होंगे, किधर से किधर होंगे, तो हमने क्या बताया, निगेटिव चार्ज का फ्लो लोअर से हायर पोटेंशियल पर होता है। ये है निगेटिव लोअर पोटेंशियल, क्योंकि निगेटिव पोटेंशियल है, ये 0 पोटेंशियल है, तो ये लोअर पोटेंशियल पर हुआ, ये लोअर पोटेंशियल हो गया, और ये 0 जो है ना वो हायर पोटेंशियल पर हो गया। पोटेंशियल के केस में जो उसकी साइन होगी वही न्यूमेरिकल मान से डिसाइड हो करेगा। पोटेंशियल के केस जो नेगेटिव मान के साथ वो अपना वैल्यू को डिसाइड करेगा। अगर हम आपसे पूछे -5 वोल्ट और 0 वोल्ट, इस दोनों में बड़ा कौन है, आप 0 वोल्ट बोलिएगा। ये बात आप समझ लीजिए, पोटेंशियल के केस में आगे भी हम इसकी चर्चा कर देंगे। तो हम जब कनेक्ट कर दिए तो नेगेटिव चार्ज का फ्लो जो है वो इधर से इधर होगा। तो इस प्रक्रिया में मान लिया जाए कि इस तार के माध्यम से -Q0 चार्ज जो है वो फ्लो हो गया, तो इसमें अब कितना चार्ज बचेगा, इसमें बचेगा Q माइनस Q0, नेगेटिव में -Q0 निकल गया तो और कम हो गया ना, चार्ज की जो उसके साथ जो चार्ज की जो वहां मात्रा थी कम, और वो नेगेटिव चार्ज आकर के कहाँ जमा होगा, वो नेगेटिव जो फ्लो हुआ था इस पर जमा होगा। और अगर ये -Q चार्ज फ्लो होने के बाद अगर ये फ्लो होना बंद हो गया, तो आप ये समझ लेना कि इस दोनों के पोटेंशियल आपस में क्या हो गए हैं, समान हो गए हैं। और ये बॉडी अब फिर क्या है, ये बॉडी है चार्ज्ड, दैट इज चार्ज्ड बाई
कंडक्शन। तो आप इस प्रक्रिया को थोड़ा समझ करके देखिए तो पता चलेगा कि कोई जो न्यूट्रल बॉडी जो है वो चार्ज जो अगर हो रहा है तो दूसरे बॉडी के चार्ज को छीन करके चार्ज हो रहा है ना। पोटेंशियल डिफरेंस है इस को बरकरार बराबर करने के क्रम के लिए एक, इस बात को हम थोड़ा सा लिख देते हैं। when a neutral body is touched or connected by conducting wire to a charged body, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज बॉडी से कनेक्ट हो या नेगेटिव से कनेक्ट हो, देन चार्ज फ्रॉम चार्ज बॉडी, अगर वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी से कनेक्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जो है वो फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज से अगर कनेक्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी से कनेक्ट हुआ तो नेगेटिव चार्ज का फ्लो होगा। ये समझिएगा। When a neutral body is touched or connected by conducting wire to a charged body, then charge from charged body flows to the neutral body. And hence neutral body becomes charged. अब हम आपको बाद में आगे चल के सिखाएंगे कि कितना अमाउंट में चार्ज फ्लो होगा, है ना। फ्लो होने के बाद इस बॉडी में चार्ज क्या हो जाएगा, ये सारी कैलकुलेशन वाली बात है। अभी तो हम बस कंडक्शन से चार्ज कैसे होते हैं इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बातें हम लोगों ने समझ ली। अब एक लास्ट है और वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। लेट मी डिस्कस चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। मान लिया जाए कि तुम्हारे पास कोई एक कंडक्टर है, कोई बॉडी है, कंडक्टर भी हो सकता है, नॉन कंडक्टर भी हो सकता है, कोई मायने नहीं रखता है। तो हम कंडक्टर लेकर के बातों को समझने का प्रयास करेंगे। मान लो ये कंडक्टर है और ये न्यूट्रल है, अभी इसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं है, और हमें इसे चार्ज करना है बाय इंडक्शन, ठीक है। तो देखो कैसे होता है कोई एक बॉडी न्यूट्रल चार्ज इंडक्शन। तो पहले ये तय करो कि तुम्हें इस बॉडी को कैसा चार्ज करना है, पॉजिटिव करना है या नेगेटिव करना है। चलो मान लो पॉजिटिव करना है, तो क्या करो कि जितना अमाउंट में, अगर ये कंडक्टर है तब उस केस में ये बातें आपकी सुटेबल लागू हो जाएंगी कि जितना अमाउंट में तुमको इसे पॉजिटिव चार्ज करना है उतना ही के अमाउंट का एक नेगेटिव चार्ज को इसके तुम करीब ले आओ। नेगेटिव चार्ज को तुम इसके उतना ही अमाउंट के नेगेटिव चार्ज को तुम इसके करीब ले आओ। ये आपकी नेगेटिव चार्ज है। अभी हम पूरी प्रक्रिया करेंगे तो आपको ये सारी बातें खुद स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब जब इसको सटाना नहीं है, सटाएंगे तब तो कंडक्शन हो जाएगा, सटाना नहीं, जस्ट करीब है। तो जब हम इसके बहुत करीब ला के रखेंगे तो क्या होगा, जब हम बहुत बहुत करीब ला के रखेंगे तो ये जो माइनस है ना, वो
इलेक्ट्रॉन्स को दूर ढकेलेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आकर के स्टे करेंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने से एक अपीयर होगा पॉजिटिव चार्ज। ये लास्ट क्लास में हमने इस बारे में बहुत डिटेल से आपको सारी बातें बताई हैं। जरा भी कोई कंफ्यूजन हो, लास्ट क्लास की वीडियो रेफर करो। पूछे आपसे कि बताइए भाई कितना यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अपीयर होंगे, इसको हम इंड्यूस चार्ज बोलते हैं ना, इसको इंड्यूस चार्ज बोलते हैं। और अगर ये कंडक्टर है तो यहाँ पर जो इंड्यूस का चार्ज अपीयर हुआ है उस स्फीयर के एंड टू एंड में, तो इनके मान जो है इंड्यूसिंग चार्ज के ही बराबर होगा। तो इसका जो इंड्यूसिंग चार्ज कितना है, Q है, तो यहाँ होगा प्लस Q और यहाँ होगा माइनस Q। इंड्यूसिंग चार्ज के ही बराबर होगा, प्लस Q माइनस Q। और अगर ये नॉन कंडक्टर होता तब उस केस में ये मात्रा जो है उससे इसकी मात्रा कम होती, लेकिन चार्ज इंड्यूस कुछ ना कुछ तो होता। तो इतनी बातें तो हम लास्ट क्लास में ही पढ़े थे। लेकिन अभी भी देखो तो क्या ये चार्ज है, ये देखो तो क्या अभी ये पूरा ये जो अभी आपका जो ये स्फीयर है, ये जो आपका स्फीयर है डैश डैश से जो दिखा रहा है, क्या ये बॉडी चार्ज है अभी? नहीं, अभी भी नेट चार्ज इस बॉडी का क्या है, 0 है। हम इस डैश डैश को हटा दें, अभी भी नेट चार्ज इसका 0 ही है। अब हम फर्दर अगला प्रक्रिया क्या करते हैं कि यहां से हम एक तार को जोड़ के ग्राउंड में करते हैं, उसको हम अलग से करते हैं। एक तार को ग्राउंड से जोड़ने की व्यवस्था करते हैं, इस साइड को। अभी हम जोड़े नहीं है, जोड़ने की व्यवस्था करते हैं। जरा सोचिए क्या होगा जब हम इसको जोड़ने की व्यवस्था करेंगे। अभी जोड़े नहीं है तब तक तो इतना ही रहेगा, और जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे हाँ कैमरा ऑन है, देखो आ गया। हाँ पानी दे दो, छोड़ दो, पानी है, गेट लगा दो। तो हम कहा थे, तो हम बता रहे थे कि अगर हम इस तार को कनेक्ट कर दें, अगर हम इस तार को कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। तो ये देखिए, ये वाला जो छोर है, ये जो एंड है वो निगेटिव चार्ज रखे हुए है, तो इसका पोटेंशियल है निगेटिव और धरती का पोटेंशियल है 0। ये है लोअर पोटेंशियल पर और ये है हायर पोटेंशियल पर। तो चार्ज का फ्लो होगा और नेगेटिव चार्ज का फ्लो लोअर से हायर होगा, और ये फ्लो तब तक होगा जब तक कि पोटेंशियल समान ना हो जाए। समान कब होगा, धरती से जुड़ने पर तो पोटेंशियल 0 होगा, तभी समान होगा। ये सारे जो नेगेटिव चार्ज जो यहाँ दिख रहे हैं ना, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज जो हैं वो इस तार के माध्यम से वो इस तरह से फ्लो होकर के धरती में चला जाएगा। माइनस का माइनस Q चार्ज धरती में चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब ये घटना हो जाएगा तो आप इस तार को काट के हटा दीजिए। तो अब इसका जो दूसरा स्टेप है वो ये होगा कि जो आपकी ये जो चार्ज है, ये जो
चार्ज को जो ला के रखे हैं, ये माइनस जो ला के रखे हैं, ये अभी भी वहीं रहेगा, याद रखिएगा, अभी हटाइएगा मत, नहीं तो ये भी चला जाएगा धरती में, तो ये जो भी इसमें बचा हुआ वो भी चला जाएगा धरती में। तो ये चार्ज को अभी रहने दीजिएगा। और इस बॉडी की जो यहाँ पर चार्ज बच गई है, कौन सा चार्ज, ये प्लस क्यों बच गए, ये जो माइनस है उसको अपनी तरफ टाने हुए है, खींचे हुए है, इसलिए बच गया है ये जो बच गया है प्लस क्यू। और इधर का सारा चार्ज कहाँ चला गया, धरती में। तो अब इधर का धरती से पहले कनेक्शन तोड़ दीजिएगा, और धरती से कनेक्शन तोड़ देने के बाद तब इसको तुम रिमूव कर देना, इसको देन रिमूव कर देना, ठीक है। पहले डिस्कनेक्ट the earth, disconnect the earthing, and then remove the inducing charge, ठीक है। तब जब ऐसी बातें कर लेंगे तब क्या होगा, जरा सोचो। तो अकेला तो ये बच गया अपने साथ, ये प्लस चार्ज लिए हुए। तो अब आप जो है उसको देखोगे, तो जब तलक ये तो यहाँ पर है, वो खींच के ये रखे रहेगा, है ना। और जब आप इसको हटाओगे तो ये सारे एक दूसरे को रिपेल मारेंगे, रिपेल के वजह से ये सभी एक दूसरे से फर्दर दूरी पर जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरे सतह पर जाकर के फैल जाएगा। और कंडक्टर है तो ऐसे जगह पर जाकर के, तो ये जो बॉडी है इसके पास चार्ज कितना हुआ, तो वही हुआ प्लस क्यू। तो तुम गौर से देखो, ये प्लस क्यू चार्ज की जो मात्रा है ये उतना ही है जितना हम बगल में इंड्यूसिंग चार्ज ला के रखे हैं, है ना। और अभी जो ये बॉडी चार्ज हुआ है इसको बोलेंगे चार्ज बाई इंडक्शन, चार्ज बाई इंडक्शन। चलिए हम एक बॉडी को अभी हमने पॉजिटिवली चार्ज किया है, आप खुद से एक दिमाग लगाओ और एक कोई भी जो बॉडी है उसको तुम नेगेटिवली चार्ज करो, कर सकते हो। मान लिया जाए कि हमें ये बॉडी है, ये न्यूट्रल कंडक्टर है, और इस न्यूट्रल कंडक्टर में हमें -5 माइक्रोकूलम चार्ज करनी है, चाहिए -5 माइक्रोकूलम चार्ज चाहिए। टारगेट तय कर लिया, -5 माइक्रोकूलम का इस न्यूट्रल कंडक्टर में हमें चार्ज करना है, और करना है बाई इंडक्शन। कैसे करें, तो आप इसके बगल में +5 माइक्रोकूलम के चार्ज को लाकर रख दो। +5 माइक्रोकूलम के चार्ज लाकर रख दो, तो उससे क्या होगा, तो इसके इस साइड में माइनस नेगेटिव चार्ज अपीयर होंगे, और इस साइड में पॉजिटिव चार्ज अपीयर होंगे, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज बोले थे, लास्ट क्लास में बताए थे। और यहाँ पर कितने चार्ज होंगे, ये जो माइनस चार्ज कितने होंगे, तो -5 माइक्रोकूलम होंगे, उतना ही होंगे जितना इंड्यूसिंग है, कंडक्टर है ना। और इधर में कितने इंड्यूसिंग इंड्यूस्ड होंगे, तो ये इधर में +5 माइक्रोकूलम होंगे। और अब क्या करो कि इस सतह को आप धरती से कनेक्ट करने की व्यवस्था कर दो। तो इससे कनेक्ट करने की व्यवस्था कर दोगे तो क्या होगा कि ये तार के माध्यम से ये +5 माइक्रोकूलम चार्ज जो है, +5 माइक्रोकूलम चार्ज जो है वो इस तार के माध्यम से चल के धरती में समा जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप क्या करेंगे, अगला स्टेप ये करेंगे कि हम इस बॉडी को और इसके बगल में जो इंड्यूसिंग चार्ज है +5 माइक्रोकूलम अभी रहने देंगे। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो यहाँ पर -5 माइक्रोकूलम चार्ज जो खिंचाया हुआ था वो अभी भी खिंचाया ही रहेगा,
लेकिन ये वाला चार्ज चला जाएगा धरती में। धरती को रिमूव कर दो, रिमूव अर्थ, रिमूविंग अर्थ, रिमूव अर्थ। ठीक है, और फिर इसके बाद इस इंड्यूसिंग चार्ज को रिमूव कर दो, देन रिमूव इंड्यूसिंग चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज को तब उसके बाद रिमूव कर दो। तब इस केस में क्या होगा, तो रिमूव कर देने के बाद इस केस में क्या होगा, तो इस केस में ये सारे जो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये नेगेटिव चार्ज हैं, वो फैल जाएंगे। फैल जाएंगे और इसकी फैलाव का मान कितना होगा, तो -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इस तरह ये पूरा जो सिस्टम है, ये इस तरह जो ये बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, वो चार्ज हो जाएगा। ये जो आपका बॉडी जो है चार्ज बाई इंडक्शन। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग इस क्लास को बहुत अच्छे से रेफर करें, ध्यान से एक एक चीजें जो बताई गई हैं उसको समझने का प्रयास करें। कॉपी में सारी नोट को उतारते चले, आप देखिएगा खुद आपकी नोट बहुत ही तरीका से सजते हुए बनते चला जाएगा। और चीजों को समझते हुए चलिएगा तो आपको लगेगा हम रोजाना अपने पढ़ाई में इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो स्वस्थ रहें, खुश रहें, घर में सुरक्षित रहें। धन्यवाद।